नंदिनी बेटी, जिंदगी हमें जितना झुकाती है उतना ही हमें मजबूत भी बनाती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। माँ, आपने हमें सिखाया है कि मुश्किलें रास्ता रोकती नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। मैं वादा करती हूँ मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। नंदिनी अपनी किताबें उठाती है। उसकी आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है। माँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे सपने कभी छोटे नहीं होंगे। हम एक दिन आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे और आपको कभी काम नहीं करने देंगे। बेटी, मुझे अमीर बनने की चाह नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे इंसान बनो, क्योंकि धन तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अच्छे संस्कार जिंदगी भर साथ रहते हैं। माँ, आज से हमारी हर मेहनत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आपके सपनों के लिए होगी। हम आपको कभी झुकने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। और माँ, जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन ये गांव भी हमारी कहानी सुनाएगा कि कैसे एक माँ के संस्कारों ने दो बेटियों को मजबूत बना दिया। वो राज्य एक बहुत प्रसिद्ध लेकिन अनुशासित राजा के अधीन था, जिनका नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। ये राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। मंत्री जी, राज्य की समृद्धि सिर्फ धन से नहीं होती बल्कि लोगों की सोच और ईमानदारी से होती है। मुझे डर है कहीं लोग बाहर से अच्छे दिखकर अंदर से कमजोर तो नहीं हो रहे। महाराज, आपकी प्रजा आपसे बहुत प्रेम करती है और आपके न्याय पर पूरा विश्वास रखती है। जहां इतना अच्छा राजा हो वहां लोग गलत रास्ते पर कैसे जा सकते हैं? आप निश्चिंत रहिए। नहीं मंत्री जी, यही तो सबसे बड़ा भ्रम होता है। सच्चाई तब सामने आती है जब इंसान के सामने लालच आता है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में ईमानदारी अभी भी जिंदा है या नहीं। राजा की आंखों में अब निर्णय झलक रहा था, जैसे उन्होंने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। हम अपनी प्रजा की परीक्षा लेंगे, लेकिन बिना बताए, बिना किसी लालच के, ताकि हमें उनका असली चेहरा दिख सके और सच्चाई जो दिखावे के पीछे छिपी होती है। महाराज, आपकी योजना क्या है? आप किस तरह ये परीक्षा लेना चाहते हैं? अगर आदेश दें तो मैं तुरंत पूरे राज्य में सूचना भिजवा देता हूं, ताकि सभी लोग तैयार रहें। नहीं मंत्री जी, अगर पहले से बता दिया तो लोग सिर्फ दिखावा करेंगे। हमें उनकी असली सोच देखनी है, जो बिना किसी डर और लालच के सामने आए। राजा मंत्री को पास बुलाते हैं और अपनी योजना समझाते हैं। सुनो मंत्री, एक कीमती मोतियों का हार उसी भीड़ में गिरा दिया जाएगा और हम दूर से देखेंगे कौन उसे अपनाता है और कौन लौटाता है। वाह महाराज, ये परीक्षा सच में सच्चाई को उजागर करेगी। अब कोई झूठ या दिखावा नहीं कर पाएगा। जिसके दिल में जो होगा वही सामने आएगा। आपकी बुद्धि को प्रणाम है महाराज। मंत्री जी, हम अपने महल के किसी सेवक को एक कीमती हार देंगे और उसे जानबूझकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह गिराने को कहेंगे। फिर देखना होगा कि कौन अपनी ईमानदारी दिखाता है और कौन लालच। अगले दिन बाजार की भीड़ में एक सिपाही चुपचाप कीमती मोतियों का हार गिरा देता है। दूर खड़े राजा और मंत्री सब देख रहे थे। दीदी, ये देखो कितना सुंदर हार है। किसी का गिर गया होगा, लेकिन इतना कीमती हार है, ये कोई कैसे लापरवाही कर सकता है? चंदा, कीमती चीजें इंसान की परीक्षा लेती हैं। ये हमारी नीयत को परख रहा है। हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए बल्कि इसके असली मालिक को ढूंढना चाहिए। दोनों बहनें बिना देर किए चौपाल की ओर बढ़ती हैं। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, ये हार हमें रास्ते में मिला है। जिसका भी है वो इसकी सही पहचान बताए और इसे वापस ले जाए, क्योंकि किसी का हक रखना चोरी से कम नहीं होता। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। तभी एक लालची आदमी रघु आगे बढ़ता है। अरे लाओ लाओ, ये हार मेरा है, मुझे दे दो। मैंने इसे कुछ दिन पहले ही खरीदा था, शायद मुझसे ही गिर गया होगा। तुम इसे मुझे लौटा दो। अगर ये आपका है तो बताइए, इसमें कितने मोती हैं और इसकी खास पहचान क्या है, क्योंकि असली मालिक कभी अपनी चीज नहीं भूलता। रघु का चेहरा उतर जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी असली मालिक वो सेवक आगे आता है। ये हार मेरा है। इसमें 51 मोती हैं और बीच का मोती बाकी से थोड़ा बड़ा है।
मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन आज गलती से गिर गया। ये लीजिए आपका हार, और आगे से इसका ध्यान रखिए, क्योंकि खोई हुई चीज मिल जाए तो वो किस्मत नहीं, किसी की ईमानदारी होती है। दीदी सही कहती हैं। अगर हम इसे रख लेते तो शायद हमें कुछ पल की खुशी मिलती, लेकिन मन की शांति हमेशा के लिए चली जाती। दूर खड़े राजा सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और संतोष साफ झलक रहा था। सच्चाई अभी भी जिंदा है, और वो भी सबसे मुश्किल हालात में। ये दोनों बेटियां सिर्फ ईमानदार नहीं, बल्कि इस राज्य की असली ताकत हैं। अगले दिन राजमहल का दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज माहौल शांत नहीं था। अचानक एक सैनिक तेजी से दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, एक बहुत गंभीर खबर आई है। पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप ने संदेश भेजा है। वे कहते हैं कि उनका दूत यहाँ से अपमानित होकर गायब हुआ है और अब वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? हमने किसी दूत का अपमान नहीं किया, ना ही कोई दूत हमारे दरबार तक पहुंचा। फिर ये झूठा आरोप हम पर क्यों लगाया जा रहा है? महाराज, शायद दूत आया हो और रास्ते में ही कुछ हुआ हो, लेकिन पड़ोसी राज्य इसे हमारा अपमान समझ रहा है। ऐसे में वे शांत नहीं बैठेंगे। हमें तुरंत युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मंत्री की बातों में जल्दबाजी थी, जैसे वह इस स्थिति को और भड़काना चाहता हो। युद्ध आखिरी रास्ता होता है। जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने ना आए, हम तलवार नहीं उठाएंगे। पहले हमें हर पहलू की जांच करनी होगी। महाराज, दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर हमने देरी की तो वो हमें कमजोर समझेगा। सेना तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। हमें तुरंत जवाब देना चाहिए। महाराज, अगर हम अभी नहीं लड़े तो लोग कहेंगे कि हमारा राज्य डर गया। हमारी प्रतिष्ठा दांव पर है और दुश्मन हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। बस, बिना सच्चाई जाने कोई निर्णय नहीं होगा। हम पहले उस दूत को ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि असल में हुआ क्या है, तभी आगे का कदम उठाया जाएगा। राज्य में जब ये खबर फैली कि पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाला है, तो लोग भयभीत होने लगे। कावेरी के घर में भी ये खबर पहुंची। कावेरी नंदिनी से बोली, बेटी, आज तो कहीं बाहर मत जाना। सुना है राज्य पर हमला होने वाला है। माँ, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। महाराज ऐसे किसी राजदूत का अपमान नहीं कर सकते। मुझे राजमहल जाकर सारी बात पता करनी चाहिए। हाँ माँ, दीदी सही कह रही हैं। अगर युद्ध हुआ तो हजारों लोग मारे जाएंगे। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। कावेरी दोनों बेटियों को मना करती रह जाती है, लेकिन माँ की एक नहीं सुनती है और दोनों बहनें राज्य महल पहुँच जाती हैं। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो क्या हम उस पत्र की जांच कर सकते हैं जो पड़ोसी राज्य से आया था? मंत्री जी, नंदिनी को वो पत्र दिखाओ। महाराज, इस पत्र पर जो मोहर लगी है उसमें शेर की दहाड़ का चिन्ह बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये है कि पड़ोसी राज्य के राजा झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, और ये देखिए, इसकी स्याही में भी कोई मिलावट नहीं है। हो सकता है राजदूत आया तो हो, पर राजमहल तक नहीं पहुंचा हो। महाराज, मुझे लगता है आपको उस दूत की छानबीन करनी चाहिए। नंदिनी की बात सुन राजा सोच में पड़ गए। नंदिनी, तुम शायद ठीक कह रही हो। सेनापति, पूरे राज्य में उस राजदूत की खोज करो। हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। पूरे राज्य में उस दूत की खोजबीन शुरू हो जाती है। सैनिक राज्य हर घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वो दूत कहीं नहीं मिलता और धीरे धीरे दिन ढल जाता है। उस रात नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो घर से बाहर निकलकर टहलने लगती है। कुछ तो गलत है। महाराज बिना वजह किसी पर आरोप नहीं लगाते, और दूत का यूं गायब हो जाना, ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। नंदिनी घर से बाहर निकलती है, तभी उसकी नजर दूर जाती दो परछाइयों पर पड़ती है। ये महामंत्री और सेनापति इतनी रात को वो भी चुपके से कहाँ जा रहे हैं? जरूर कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। मुझे इनका पीछा करना होगा। नंदिनी सावधानी से उनका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक पुराने खंडहर के पास पहुंचती है। ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? कोई यहाँ क्यों आएगा? दिल कह रहा है वापस लौट जाऊं, लेकिन सच शायद यहीं छिपा है। खंडहर के अंदर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। नंदिनी एक टूटी दीवार के पीछे छिपकर देखने लगी। ध्यान रखना,
कोई हमें देख न ले। अगर ये राज खुल गया तो